नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन खबरों की जो अभी तक सुर्खियां बनी हुई हैं या वो खबरें जिन पर आज दिन भर सबका फोकस रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा की सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश में नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। अंतिम दिन 300 से अधिक नामांकन पत्र किए गए दाखिल। 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम होंगे घोषित। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के कारण लोगों को नहीं मिल रही राहत। राजधानी में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 264 दर्ज। T20 विश्व कप में सुपर 12 के मुकाबले जारी। आज दिन के पहले मुकाबले में इंग्लैंड और आयरलैंड होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। अंतिम दिन 300 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रदेश में नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा, जबकि चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को घोषित होगा। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अब अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो नाम दाखिल करने का दौर है वो दौर अब खत्म हो चुका है। अगले दौर में ये पूरा चुनाव अब चले गया है। क्या कुछ शुरुआती अगर आपसे हम पूछें तो क्या कुछ लग रहा है वहाँ पर? अभी तक तो ये लगता था कि हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी इस बार कई सारे दावे हिमाचल प्रदेश को लेकर कर रही है। अब क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि नाम जब नामांकन हो जाता है उसके बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। देखिए, ये बात निश्चित तौर पर इस पर सभी निगाहें रहेंगी कि इस बार के चुनाव में नया क्या है पिछले चुनाव के मुकाबले। तो दरअसल क्या वो समीकरण होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सही है कि आम आदमी पार्टी ने जो कोशिश की थी, लेकिन चुनाव से पहले हमने देखा कि एक बड़ा झटका जब लगा, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए, तो ऐसे में पूरी पार्टी कार्यकारिणी जो राज्य की है उसको भंग करना पड़ा था। उसके बाद आम आदमी पार्टी खड़ा होने की कोशिश कर रही है। एक झटका जो बहुत बड़ा झटका लगा था, ऐसे में आम आदमी पार्टी कितना बड़ा फैक्टर होगी वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या आम आदमी पार्टी को इम्पैक्ट डाल पाएगी या नहीं, ये हिमाचल के इस चुनाव में इस पर सभी की नजर रहेगी। लेकिन सीधे तौर पर देखें तो परंपरागत जो प्रतिद्वंदी है, एक तरफ बीजेपी है जो सत्ता में है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो इससे पहले सत्ता में थी, 5 साल पहले सत्ता में थी। क्योंकि हिमाचल में एक परंपरा रही है पहले हर बार सरकार बदलने की, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि इस बार रिवाज बदलेगा और हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार आएगी, उत्तराखंड की तरह। उत्तराखंड में भी एक रिवाज रहा था पहले कि हर बार सरकार बदल जाती थी, लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी फिर से मुख्यमंत्री बने, बीजेपी सरकार की वापसी हुई, तो बीजेपी को लगता है कि पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड और हिमाचल, तो जो उत्तराखंड में हुआ वही हिमाचल में भी होगा। दूसरी बात है कि हम जानते हैं कि अब नामांकन का दौर पूरा हो चुका है, नामांकन पत्रों की जांच होगी, कौन पर्चा वापस लेता है 29 अक्टूबर तक पता चल जाएगा। उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने विद्रोही हैं, कौन बागी है, कौन नाराज है। जो बनाने की कवायद है वो भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन पूरी हो गई है। बीजेपी में दूसरे दलों का आना जारी है। कांग्रेस के 2 बड़े नेता वो कल बीजेपी में शामिल हुए। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में विजय मनकोटिया शामिल हुए जो पूर्व मंत्री रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि दूसरे दलों के नेता आ रहे हैं और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार है केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, राज्य में बीजेपी की सरकार है जयराम ठाकुर की अगुवाई में। तो ऐसे में बीजेपी के पास मौका है इतिहास बनाने का, जब सत्ता में बदलाव नहीं, सत्ता में वापसी
कर सकती है बीजेपी हिमाचल में। तो ये एक बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखता है, यही वजह है कि 40 स्टार प्रचारकों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की गई है। कुछ दिन पहले हम आपसे जिक्र भी कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सहित जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम और तमाम संगठन के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, एक पूरी, इसका मतलब ये है कि बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव प्रचार में उतरने की। और हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में जब नामांकन वापसी का दौर खत्म हो जाएगा और एक स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि किस सीट पर किनके बीच मुकाबला है। चूंकि माना जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोशिश जरूर कर रही है कि हाँ वो भी एक चर्चा में आए, एक इस चुनाव में फैक्टर बन पाए। कितना सफल होगी ये चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को यह लगता है कि उसके लिए स्थितियां इस बार अनुकूल इसलिए हैं, बावजूद इसके जो परंपरा रही है वो उलट रही है सरकार बदलने की, लेकिन इस बार सरकार बदलने का जो रिवाज है वो बदलेगा और बीजेपी सरकार की वापसी होगी। क्योंकि बीजेपी को लगता है डबल इंजन सरकार से बहुत कुछ हिमाचल की जनता को मिला है और हिमाचल की जनता का भरोसा बना रहे। ठीक है शैलेंद्र, दो सवाल और आपसे मैं पूछूंगा। पहला सवाल तो ये कि आपने उत्तराखंड का उदाहरण दिया और साथ ही साथ उस समय की हम बात करें, हम गोवा की बात करें, यूपी की बात करें, इन राज्यों में बीजेपी की सरकार वापस आई थी और उसके बाद एक मोटा मोटी जब लोगों से बातचीत की गई तो ये निकल के आया कि उत्तराखंड की बात करें या गोवा की बात करें, हिमाचल की बात करें, छोटे छोटे राज्य होते हैं, इनकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी बड़े राज्यों की स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत हद तक विकास के लिए केंद्र पर निर्भर रहते हैं ये राज्य। तो ऐसे में केंद्र में बीजेपी की सरकार होना और बीजेपी जो डबल इंजन की थ्योरी वहाँ पर दे रही है तमाम प्रचार कार्य के दौरान, ये कितना फायदेमंद होने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए, मैं उत्तराखंड का जिक्र इसलिए जब बार बार कर रहा हूँ क्योंकि पहाड़ी राज्यों की स्थितियां कुछ हद तक सेम होती हैं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की लंबे समय बाद एक तरह से देखें कि लगातार सत्ता में वापसी कोई दल करने में कई दशकों तक कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इस तरह से शानदार वापसी की। तो उत्तराखंड में हम देखते हैं कि जो रिवाज है वो बदला। हिमाचल में आप देखें तमाम विकास परियोजनाओं का तोहफा मिला है और यही बीजेपी जोर शोर से सामने रख रही है कि हिमाचल में बाकी जो दल हैं वो वहां की लोकसभा संख्या के लिहाज से उपेक्षा करते थे, क्योंकि ज्यादा लोकसभा संख्या नहीं है, सिर्फ 4 सीटें हैं, तो ऐसे में ज्यादा ध्यान नहीं रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम जानते हैं कि एक दूसरा घर कहा जाता है हिमाचल, वो जिस तरह से वहां हिमाचल में बहुत दिनों तक रहे, प्रभारी रहे, प्रवास किया और पहाड़ी राज्यों पर जो बीजेपी का फोकस है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिस तरह से तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल को उसका तोहफा मिला। मैं ऊना गया भी था, जहां से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया था दिल्ली के लिए। एम्स हिमाचल को मिला है, तमाम सड़क परियोजनाएं मिली हैं, रोजगार के नए नए अवसर के लिए फैक्ट्रियां लगी हैं, एक इकोसिस्टम बनाया गया। फार्मा में आप देखें तो ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जिससे जो कच्चा माल है वो हिमाचल में ही मिलते हैं। तो इससे बीजेपी को लगता है। ठीक है शैलेंद्र, एक संक्षेप में एक अंतिम सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले जो जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं उन राज्यों में बीजेपी की ओर से कोविड महामारी के दौरान किस तरह से डील किया गया पूरी सिचुएशन को और उसके बाद वैक्सीनेशन किस तरह से किया गया, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? क्या बीजेपी इस बात को भी वहाँ पर बोल रही है, क्या कुछ कर रही है वहाँ पर? देखिए, प्रधानमंत्री ने चुनाव के ऐलान से पहले अपने संबोधन में इस बात को बहुत जोर शोर से कहा था कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां बहुत दुरूह स्थितियां हैं, चुनौतीपूर्ण हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल टीकाकरण में अग्रणी रहा। जिस तरह से केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर काम किया, हिमाचल की जो जनता है, जो सरकारी कर्मचारी है, उन लोगों ने मेहनत की और उसकी वजह से हिमाचल पूरे देश में अग्रणी रहा टीकाकरण के मामले में। ये दिखाता है कि हिमाचल में जो तमाम अभियान है किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हर घर सिलेंडर पहुंचाने की बात हो। हम जानते हैं कि जो उज्ज्वला का फायदा तमाम हिमाचल में महिलाओं को मिल रहा है, जो आवास योजना की बात हो या फिर संपर्क मार्ग बेहतर करना हो, उसकी छोटे छोटे बसावट होती है 100-200 घरों की, और वहां तक संपर्क बेहतर हो, ये चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसमें बहुत बेहतर काम हुआ है, ये बीजेपी का दावा। ठीक है, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। बाद में भी आपसे बातचीत करते रहेंगे जैसे जैसे
हिमाचल चुनाव को लेकर के और खबरें आती रहेंगी। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दिवाली के 2 दिन बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद हवा की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, लेकिन इसमें पटाखों के साथ ही पराली जलाने की घटनाएं बड़ा कारण रही हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदूषण खराब स्तर पर बना हुआ है। दिवाली से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। वायु गुणवत्ता और पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली समीर के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 264 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में कमी को लेकर वायु गुणवत्ता आयोग स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहा है। हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ओपी, जो पिछला हमारा अनुभव रहा है उसके अनुसार अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी ये प्रदूषण का स्तर और बढ़ता जाएगा। इसके पीछे जो कारण आ रहे हैं वो पराली जलाने का कारण आ रहा है, और पराली जलाने को लेकर के हम सवेरे भी बात कर रहे थे कि केंद्र की ओर से विभिन्न राज्यों को, खासकर पंजाब को भी वित्तीय सहायता दी गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है, उसके बावजूद भी कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ ठोस इस दिशा में किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, दिल्ली एनसीआर में अभी धीरे धीरे हल्की गुलाबी सर्दी की आहट बढ़ रही है। वहीं दिवाली के बाद प्रदूषण के जो स्तर बढ़ा उससे एनसीआर के लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि ये प्रदूषण दिवाली की वजह से नहीं है, ये प्रदूषण पराली की वजह से है, क्योंकि बीते अगर 1 महीने का आप रिकॉर्ड देखें तो जो वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी आज का ही अगर आप देखें तो 264 AQI था, रविवार का 259 था, इससे पहले भी 260 देखा गया। तो लगातार ये इजाफा पराली की घटनाओं की वजह से देखा गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी जो सामने आई है वो पंजाब सरकार की आई है, क्योंकि पिछले 1 महीने से केजरीवाल ये दोहराते रहे हैं कि पराली को लेकर हम एक कार्यनीति बनाएंगे, एक अलग से दल गठित किया जाएगा, किसानों के लिए कई तरह की सहूलियत दी जाएगी। पिछले 6 महीने से ये केजरीवाल सरकार द्वारा जो राग अलापा जा रहा था उसमें कार्यनीति के मामले में जीरो आउटपुट नीचे देखा गया। इसी वजह से किसानों ने न केवल इसमें ज्यादा गंभीरता दिखाई, बल्कि पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड देखो तो 1000 से भी अधिक घटनाएं पराली जलाने की देखी गई है, और औसत प्रतिदिन 50 घटनाएं ऐसी पंजाब में अकेले घटित हो रही है। और जब ये हवा का रुख दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो इनकी घटनाओं के चलते यहाँ दिल्ली में प्रदूषण का मानक बढ़ जाता है। हालांकि सितंबर अक्टूबर में ये पिछले साल की तुलना में देखें समान अवधि में तो ये इस बार थोड़ा कम देखा गया है, लेकिन ये कोई केजरीवाल या पंजाब सरकार की कार्यनीति की वजह से नहीं है, बल्कि दक्षिण पश्चिम मानसून का जो विक्षोभ आया और बारिश हुई 115 मिलीमीटर बीते 15 दिन पहले, तो उस बारिश की वजह से वायु प्रदूषण कम हुआ और तापमान साफ होने से इसमें कमी देखी गई है। लेकिन उसके बाद जब केजरीवाल सरकार ने लगातार दावे किए कि हम 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को पराली न जलाएं और उसका मुआवजा देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह रही कि जो कृषि का मामला और राज्यों का विषय रहता, केंद्र सरकार लगातार बार बार इस चीज को दोहराती रही कि केंद्र इस मामले में न केवल वित्तीय राशि देगा बल्कि हर तरह की मदद भी करेगा। अभी पिछले दिनों संगरूर में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ये इसका संयंत्र का उद्घाटन किया था ताकि पराली जलाने के बजाय इसका बायोफ्यूल यूज किया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसमें कुछ किया नहीं, न पंजाब सरकार ने किया। पिछले साल का अगर बात करें तो 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भारत सरकार ने राज्यों को दी थी ये पराली और जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए, लेकिन उसका भी कहीं पैसा खर्च नहीं किया गया। अभी हाल ही में 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि फिर से केंद्र द्वारा दी गई है, लेकिन इन सब चीजों का जीरो आउटपुट आने की मुख्य वजह रही राज्य सरकार की लापरवाही और किसानों के बीच जागरूकता न होने की वजह। और यही वजह कि आज दिल्ली में 50% बच्चों में न केवल खांसी जुकाम और इस तरह की बीमारी हो रही है, बल्कि 29% बच्चों में अस्थमा जैसी बीमारियों का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। और ये एक भयानक स्थिति है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जब ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये प्रदूषण के मानक भी बढ़ते जाएंगे। तो इस पर लगाम लगाने के बजाय केजरीवाल सरकार ने केवल फौरी तौर पर भाषण दिया और इसका रिजल्ट ग्राउंड पे जीरो रहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार इस बातों को दोहराया जा रहा था कि पंजाब से इस बार पराली की घटनाएं नहीं होगी, लेकिन ये हुआ नहीं ऐसा। ओपी, बच्चों को क्या, खुद हमारे भी 1-2 दिन से बिल्कुल पूरे खराश हो रही है, गले में आंखों में जलन हो रही है। तो सवाल ये है कि जो आपने बताया कि दक्षिण पश्चिम विक्षोभ आया था उसकी वजह से इस बार आज की डेट में थोड़ा सा कम है पिछले साल की अपेक्षा, लेकिन अब ठंड बढ़ने वाली है और सब दिल्ली वाले जानते हैं कि आने वाले समय में और परेशानी होगी। तो बहुत संक्षेप में बताइएगा, क्या मौसम पे ही सब कुछ निर्भर रहेगा या कुछ होने वाला है?
जी, अगर ये पराली को रोकने की घटनाओं के संदर्भ में मैं बात करूं तो हालांकि अभी क्या जो खरीफ की फसलों की कटाई का कार्य लगभग पूरा हो गया है और जहां पर ये फसल अवशेष बचे वहां किसान ये पराली को जलाने की घटनाओं में थोड़े थोड़े इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और सरकारी जो अवेयरनेस का कैंपेन के बारे में पता नहीं होने की वजह से किसानों ने ऐसा कई जगह घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन उम्मीद ऐसी की जा रही कि धीरे धीरे ये किसानों के बीच जो पराली की घटना है वो कम होगी। लेकिन चलिए, हम आशा करते हैं कि जो वहाँ की सरकार है वो वहाँ पर किसानों के बीच में जागरूकता फैलाएगी और पिछले कई सालों से ये काम चल रहा है जागरूकता फैलाने का। अब कितना जागरूकता फैल पाएगी और कितना आने वाले समय में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी कितना दिल्ली वालों की परेशानी दूर होगी, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओपी, हमसे बातचीत करने के लिए। अगली खबर की ओर हम चलेंगे। आईसीसी टी20 विश्व कप में सुपर 12 के ग्रुप 1 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में इंग्लैंड का सामना आयरलैंड से होगा। आयरलैंड की टीम क्वालिफायर राउंड में 2 बार की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम वेस्टइंडीज को हराकर सुपर 12 में पहुंच गई है। हालांकि आयरलैंड को सुपर 12 में अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इंग्लैंड की टीम ने अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया था। ऐसे में दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। वहीं आज दिन का दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक एक मैच खेला है। न्यूजीलैंड ने अपने पहले मुकाबले में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वहीं सुपर 12 में अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले में आयरलैंड की कोशिश सुपर 12 में अपनी पहली जीत दर्ज करने की होगी, जबकि न्यूजीलैंड अपने दमदार फॉर्म को जारी रखना चाहेगी। अभिषेक महाजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेलबर्न से, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिषेक, माफ़ कीजिएगा, सिडनी में वो इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, दिल्ली की बात करें तो पराली, धुआं, प्रदूषण, तबीयत खराब, बहुत कुछ यहाँ चल रहा है। क्या कुछ वहाँ चल रहा है और खेल के बारे में भी बताइएगा, आज क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल चंद्रशेखर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैं हूं और भारत और नेदरलैंड्स का मुकाबला यहां पर होगा। कल ये मुकाबला खेला जाएगा और टीम इंडिया को बढ़िया स्टार्ट मिला है टूर्नामेंट का। पाकिस्तान को उन्होंने मात दी 4 विकेट से और पारस महामरे जो टीम इंडिया के बॉलिंग कोच है वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या, जिन पर जो थोड़ा डाउटफुल थे कल के मैच के लिए, उन्होंने कहा है कि वो फिट हैं और भारतीय टीम के जो 15 खिलाड़ी हैं वो सारे खिलाड़ी फिट हैं। और देखने वाली बात होगी कि क्या 11 होगी। एक चेंज ज़रूर हो सकता है क्योंकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का इतिहास है कि स्पिनर्स को ये जो पिच है वो मदद करती है। तो हो सकता है कि युजवेंद्र चहल को मौका दिया जाए आर अश्विन की जगह या अक्षर पटेल की जगह। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी आर अश्विन ने और अक्षर पटेल ने, उसे ऐसा लगता है कि युजवेंद्र चहल को शायद मौका दिया जा सकता है। और आप देखें कि टीम इंडिया ने आज प्रैक्टिस नहीं की और उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि जो भारतीय टीम को प्रैक्टिस के लिए जो मैदान दिया गया वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड नहीं दिया गया, उनको ब्लैक टाउन में प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया, जो 45 किलोमीटर दूर है जहां टीम इंडिया रुकी है, जो 1.5 घंटे की ड्राइव है। तो टीम इंडिया ने यही कहा कि हम वहां पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि जो टीम इंडिया के गेंदबाज हैं, जो बल्लेबाज हैं, उनको रेस्ट की भी अच्छी खासी दरकार है क्योंकि बैक टू बैक टीम इंडिया को मैचेस खेलने। आप देखिए कि 27 को टीम इंडिया मैच खेलेगी, फिर 30 तारीख को मैच होगा, 2 दिन बाद फिर से मैच खेलेगी और ट्रैवल टाइम को भी आप गिन लीजिए। तो टीम इंडिया ने यही कहा कि हम 1 दिन पहले यानी मैच से 2 दिन पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन उसमें भी हम कह सकते हैं कि एक छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हो गई ये कि जो भारतीय टीम को जो खाना दिया गया वो ठंडा दिया गया। तो टीम इंडिया ने ये कहा कि जो कम से कम प्रैक्टिस के बाद हम जो सैंडविच आप ऑफर कर रहे हैं हम वो नहीं खा सकते हैं। कई खिलाड़ियों ने जो कोल्ड सैंडविच उनको ऑफर किए गए, ठंडे सैंडविच ऑफर किए गए, वो उन्होंने खा लिए। लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने कहा कि हम ये ठंडे सैंडविच नहीं खाएंगे और जो फल दिए गए वो भी ताज़ा नहीं थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो होटल में जाकर खाना खाएंगे और टीम इंडिया ने बाकायदा इसकी कंप्लेन आईसीसी को की और आईसीसी ने कहा है कि आगे से इसका ध्यान दिया जाएगा। तो पारस महामरे से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने इसकी पुष्टि की, डीडी न्यूज़ को उन्होंने कहा
कि हाँ ये बात हुई थी, ये मुद्दा आया था, ठंडा खाना परोसा गया था, खराब खाना नहीं था, ठंडा खाना ज़रूर परोसा गया था। जो यहाँ का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग ठंडा खाना खा लेते हैं, यहाँ पे रीहीट ज़्यादा नहीं करते हैं, ठंडा खाना यहाँ पर खा लेते हैं। लेकिन भारतीय टीम ने ये डिसाइड किया कि वो होटल में जाके ही खाना खाएंगे। इतिहास की हम बात करें चंद्रशेखर, टीम इंडिया का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड ये रहा है। T20 में टीम इंडिया ने यहाँ पर 4 मुकाबले खेले हैं, 3 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, 1 में भारत को हार का सामना करना पड़ा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और आप देखिए कि 2008 में अगर हम जाएं, सीबी सीरीज में जो ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज की थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 117 रन बनाए थे, वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही बनाए थे। भारतीय टीम ने जो ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर पहली टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की थी, वो भी यहाँ पर हुई थी। जो चौथा मुकाबला खेला गया था टेस्ट सीरीज का, जो ड्रॉ हुआ था, वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज जीत दर्ज की थी। और मंकी गेट स्कैंडल, जिसकी अच्छी यादें नहीं हैं, वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। ऋषभ पंत ने भी यहाँ पर 100 लगाया था। सचिन तेंदुलकर का जो पहला 100 आया था ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर, वो भी यहाँ आया था। तो भारतीय टीम के लिए हम कह सकते हैं कि ये हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है। और देखने वाली बात होगी कि भारत नेदरलैंड्स के खिलाफ किस तरह से खेलती है। ऑन पेपर टीम इंडिया यहाँ पर फेवरेट नज़र आती है। और अगर हम इतिहास पे जाएं तो भारतीय टीम ने 2 मुकाबले अभी तक खेले हैं नेदरलैंड्स के खिलाफ, बट दोनों मुकाबले वो 50 ओवर के थे। यानी भारतीय टीम T20 मुकाबले में एक बार भी अभी नेदरलैंड्स के खिलाफ आमने-सामने नहीं हुई है। नेदरलैंड्स भले ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है, 2 मुकाबले वो जीते हैं नामीबिया और यूएई के खिलाफ, लेकिन पिछले 2 मुकाबले जो भारतीय टीम के जो पिछले 2 मुकाबले नेदरलैंड्स ने खेले हैं, उसमें उन्होंने दोनों में हार दर्ज की है। तो देखने वाली बात होगी कि नेदरलैंड्स भारतीय टीम के खिलाफ किस तरह से खेलती है। जी ठीक है अभिषेक, हम ये आशा करते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है उसमें कई सारी परेशानियां आती हैं, और टीम इंडिया के सामने भी खाने को लेकर के या उनकी प्रैक्टिस को लेकर के जो कुछ भी परेशानी आ रही है उसको वो पार पाएंगे। और जिस तरह से छोटी दिवाली उन्होंने भारत के लोगों के लिए एक तोहफा दिया था, आगे भी तोहफे देते रहेंगे। संक्षेप में बताइएगा, ये जो आज के मैच होने हैं इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, इन सब टीमों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं आज के मैच? बिल्कुल चंद्रशेखर, सही कहा आपने। चारों टीमों के लिए बहुत अहम मुकाबला है। पहले मुकाबले की हम बात करें न्यूजीलैंड अफगानिस्तान की, तो न्यूजीलैंड यहाँ पर फेवरेट नज़र आ रही है। अफगानिस्तान के लिए काफ़ी अहम मुकाबला है। ये पहला मुकाबला वो हारे हैं, और ये मुकाबला भी हार जाते हैं तो उनके लिए आगे की डगर मुश्किल हो जाएगी। और इंग्लैंड आयरलैंड में इंग्लैंड काफ़ी मजबूत टीम है, उनको टूर्नामेंट जीतने का फेवरेट माना जा रहा है, तो आयरलैंड के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर उनको आगे के बारे में नॉकआउट में जगह बनाने के लिए सोचना है तो इंग्लैंड को उन्हें कड़ी टक्कर देनी होगी। शुक्रिया अभिषेक, बहुत बहुत आपका। काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आप वहाँ से भेज रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।